देखो पहले ये समझो कि क्या मतलब है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का, कि जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है तो जो मेन खेल है वो प्रेशर का है। ये रिलैक्स करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ये नॉर्मल ही रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास के अंदर उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कराया था कि क्या क्या मेन ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। लंग्स तक हम लोग ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। आज मैं क्या क्या आपको करवाऊंगी वो मैं एक बार बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप लोग अगर पहली बार फार्मेसी इंडिया प्लस पर आ रहे हैं तो आप दूसरे इसके सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि जो भी PDF है इन सारी क्लासेस के वो आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी के साथ ही साथ जो भी अपडेट्स आती है, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, वो सब कुछ आपको वहीं पर, जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, वहीं पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो क्लिक करके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा PDFs के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, वो कैसे होगा, कैसे रेगुलेशन किया जाता है रेस्पिरेशन का, एंड देन उसके बाद क्या पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, किस तरीके से जो गैसेस है वो ट्रांसपोर्ट होती है। ये 3 मेन टॉपिक्स आज मैं आपको कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के साथ। देखो पहले ये समझो कि क्या मतलब है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का। बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, यही होता है आपका रेस्पिरेशन। इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन, ठीक है, यही चीज आपको पढ़नी होती है रेस्पिरेशन में। अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है तो जो मेन खेल है वो प्रेशर का है। यानी ये सारा किया धरा सब कुछ प्रेशर का है। प्रेशर जहाँ कम होगा गैसेस वहीं पर ही जाती हैं। इसी तरीके से आपको मैकेनिज्म भी याद रखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर होता है जिसके अंदर जो सेल्स है वो ग्लूकोज को बेसिकली यूज़ करके, उसका ब्रेक डाउन करके वहाँ से एनर्जी रिलीज करेगी। और ये जो ATP है ये हम दूसरे काम के लिए यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया भी था कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इस ATP को। हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत सारे काम के लिए, जितने भी आपके बॉडी के नॉर्मल वाइटल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इन सभी के लिए इस ATP को यूज़ कर लिया जाता है। अगर मान लो कि ATP तुम्हारी बॉडी में नहीं बनेगा तो ना तो तुम्हारा हार्ट जो है वो कंडक्शन प्रोसेस कर पाएगा, ना आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर पाओगे। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है जिन सभी के लिए आपको ATP चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं रेस्पिरेशन? एक होगा एक्सटर्नल, एक होगा इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है गैसेस का एक्सचेंज जब आप एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो सांस छोड़ रही हूँ मैं, सांस ले रही हूँ, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो ब्लड और बॉडी के बीच में होगा, है ना, ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में होगा। यानी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 आप निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डालते हैं, तो उसी कंडीशन को या उसी प्रोसेस को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंस्पिरेशन होता क्या है। पहली चीज जो आपको इसके अंदर याद रखनी है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको ATP खर्च करनी पड़ेगी, ATP रिक्वायर्ड, है ना। अब ये सारी चीजें होती क्यों है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली चीज क्या होता है, इंस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए जो कुछ मसल्स है हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब कौन सी मसल्स होती है? 2 मसल्स होंगी जिनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक होगी जिसका रिलैक्सेशन होगा या वो नॉर्मल रहेगी। तो पहली जो मसल है वो है डायाफ्राम, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। मसल्स जो है इनका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जो तीसरी है जो कि इंटरनल, बेसिकली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल है,
ये रिलैक्स करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ये नॉर्मल ही रहेगी, तो इसको मैं रिलैक्सेशन यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका रिलैक्सेशन होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो क्या रहा है, देखो जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्शन कराओगे एरिया बढ़ जाएगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन के होते ही एरिया इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि जो एरिया है और प्रेशर है एक दूसरे के बहुत खतरनाक वाले दुश्मन है, एरिया बढ़ते ही आप प्रेशर को कम कर दोगे, ठीक है, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि एरिया के इंक्रीज करते ही जो प्रेशर है इनसाइड, क्लियर, आपकी बॉडी के अंदर इनसाइड लंग्स, वो हो जाएगा कम, ठीक है। और प्रेशर कम होते ही जो एयर है वो बाहर का हाई प्रेशर छोड़कर अंदर वाली तरफ आ जाएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो एयर है दैट एंटर्स इनटू लंग्स, ठीक है, ये प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन का। दोबारा सुनिए क्या हुआ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है कुछ मसल्स का, जैसे डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करती ही, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वैसे ही आपके अंदर का एरिया, बेसिकली थोरेसिक एरिया का जो वॉल्यूम है, जो एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा। और एरिया बढ़ते ही प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर तुमने प्रेशर कम कर लिया है, तो अब जो हवा है ज़्यादा से कम प्रेशर की तरफ चलेगी, ठीक है। तो वही चीज़ होगा कि हवा बाहर से अंदर वाली तरफ आ जाती है, इसी प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। इनहेलेशन कह लो, इंस्पिरेशन कह लो, आपकी मर्जी है। समझ में आया। अब इसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट होता है, एकदम ऑपोजिट, इसी का जुड़वा भाई, जिसका नाम है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के अंदर सब कुछ ऑपोजिट होगा, वो एक्टिव प्रोसेस था, ये पैसिव प्रोसेस है, यानी यहाँ आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी हो, तुम खुद भी कर सकते हो भाई, तुम सांस लेते हो तो एनर्जी थोड़ी बहुत तो लगेगी, लेकिन सांस छोड़ते समय कोई एनर्जी नहीं लगती है, क्लियर। तो ये पैसिव प्रोसेस है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, ये चीज़ लिख लेना, ठीक है, यहाँ कोई एटीपी नहीं चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ होता है रिलैक्सेशन, वहाँ मेन था कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ है रिलैक्सेशन, ठीक है। ये जो रिलैक्सेशन है किस किस का होगा, जिसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। पहली आती है हमारे पास डायाफ्राम, ठीक है, जो कि रिलैक्स करती है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इनका भी बेसिकली रिलैक्सेशन ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा इस वाले स्लाइड पे, जो इंस्पिरेशन है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इनका भी होगा, और रिब्स और स्टर्नम यानी जो रिब केज है वो ऊपर वाली तरफ मूव कर जाता है। तो यहीं पर मैं ऐड कर देती हूँ कि जो रिब केज है, रिब केज दैट मूव्स अपवर्ड, है ना, दैट मूव्स अपवर्ड। तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें लंग्स पे प्रेजेंट होती है, लंग्स के चारों ओर प्रेजेंट होती है, उनका एक ही मकसद होता है, वहाँ का एरिया इंक्रीज करना। अब वो एरिया इंक्रीज कर कैसे सकते हैं, अपना अपना जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है वो करके, ऊपर की तरफ मूव करके, इस तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा कि यहाँ रिलैक्सेशन होता है या वो डाउनवर्ड आ जाते हैं, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब डाउनवर्ड का सीधा सीधा मतलब ये है कि जहाँ पर उनकी ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल साइज था, जो भी था वो वहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसके बाद क्या हुआ, तुमने जैसे ही रिलैक्सेशन किया तो अंदर का जो एरिया हुआ, रिलैक्सेशन जैसे ही हुआ, इसके होते ही जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ते ही जो प्रेशर है इनसाइड लंग्स वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, दैट विल इंक्रीज। और जैसे ही बेसिकली एरिया तुमने कम किया है और प्रेशर को बढ़ाया है, ठीक है, तो इस एरो को ऑपोजिट कर लो। एरिया कम करते ही प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो हवा अंदर से बाहर वाली तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है, एयर एग्जिट लंग्स। ये प्रोसेस होता है एक्सपिरेशन का। समझ में आया,
क्लियर हो गया है। पैसिव प्रोसेस होता है, कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ रिलैक्सेशन होगा डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, ओरिजिनल शेप ओरिजिनल साइज में वो वापस हो जाती हैं। रिब केज के साथ भी ऐसा होगा, डाउनवर्ड वो मूव कर जाएगा। उसके बाद रिलैक्सेशन जैसे ही होता है एरिया डिक्रीज करेगा और एरिया के कम होते ही जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब तुम खुद ही बताओ, दो जगह ऐसी है एक काम करने वाली जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक ठीक है ये भी करना है ये भी करना है सब कुछ करना, और एक जगह ऐसी है जहाँ तुमको चॉइस दी जाएगी भाई ठीक है कर लेना आराम से कर लेना, तो वहाँ प्रेशर कम है। ऑब्वियस सी बात है कि हम वहीं जाना चाहेंगे जहाँ प्रेशर कम है। सेम एज एयर के साथ भी होगा, जहाँ प्रेशर कम एयर वहीं मूव कर जाएगी। तुम्हारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, इंस्पिरेशन हो जाएगा, बाहर प्रेशर कम है एक्सपिरेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन। ठीक है, अब इनको रेगुलेट हम कैसे कैसे कर सकते हैं ये ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है पहले एक बार ये कर लेते हैं, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। कोई नई चीज नहीं है, ये प्रोसेस एक्टिव है और ये पैसिव है, कोई आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ, मतलब जैसे डॉम शेप होगा ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। मैं भी डायग्राम दिखाऊंगी आपको, समझ में आएगा, ठीक है, और ये वापस से रिलैक्स करेगा, अपवर्ड मूव कर जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पर एक्सटर्नल वाली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और यहाँ पर रिलैक्स होता है, ऑलरेडी लिखवा दिया है। रिब केज ऊपर वाली तरफ मूव करेंगे, बाहर वाली तरफ, और यहाँ पर जहाँ ओरिजिनल साइज है जहाँ पर उनकी लोकेशन है वो वापस आ जाते हैं। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा। प्रेशर, लंग वॉल्यूम भी यहाँ लिखा हुआ है, सेम ही चीज़ है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इधर डिक्रीज कर जाएगा तभी तो इंस्पिरेशन होगा, और यहाँ इंक्रीज कर जाएगा तभी तो एक्सपिरेशन होगा, ठीक है। एयर मूवमेंट, एयर एंटर्स लंग्स, एयर एग्जिट लंग्स, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, काफ़ी ईजी है। इसके बाद देखो ये है पूरा डायग्राम। सबसे पहले इनहेलेशन देखो, इनहेलेशन के अंदर ये पूरा का पूरा रिब केज है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, रिब्स है, स्टर्नम है, सब कुछ ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा, डोम शेप से एकदम सीधा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है ये, क्लियर। ये लंग्स है, एरिया जैसे ही इंक्रीज करेगा ये देखो रिब केज एक्सपेंड करेगा, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, एयर इनहेल हो जाएगी क्योंकि एरिया तुमने बढ़ाया है, प्रेशर कम किया है। यही चीज़ इधर ऑपोजिट हो जाती है, ये नीचे की तरफ आएंगे डाउनवर्ड्स, ये वापस चला जाएगा, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ और यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा तुम लोगों को, उधर एरिया ज़्यादा है, ठीक है, उधर देखो तुम वो लंग्स का एरिया थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कम है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, एंड एयर एक्सहेल कर जाएगी क्योंकि तुमने प्रेशर को बढ़ा दिया है अपने अंदर, ठीक है। चलिए, रेगुलेशन कैसे कैसे होता है देखो। रेगुलेशन करना क्यों है, मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी ऐसे स्ट्रेनस कुछ भी ऐसे काम वाली चीज़ करते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हो, तो ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ज़्यादा इनहेलेशन करने के लिए, इनहेलेशन इंक्रीज करने के लिए रेगुलेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से। दूसरा, अगर मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो तो मुझे एक्सहेलेशन का अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, इसका रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है इन प्रोसेस को, तो ये सब कुछ होगा, क्लियर। या फिर मान लीजिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो तो उस समय पर आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस इंक्रीज करना होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी कराने वाली हूँ। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास आते हैं, देखो 4 प्रकार के कंट्रोल होते हैं, 4 प्रकार के रेगुलेशन होते हैं। पहला न्यूरल, दूसरा केमिकल, तीसरा मैकेनिकल कंट्रोल, फोर्थ है वॉलंटरी। पहला हमारे पास है न्यूरल कंट्रोल, जिसके अंदर जो बेसिकली हाइंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स एरिया है, दोज आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। होगा क्या कि किसकी वजह से सब कुछ हो रहा होगा, जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगी कि भैया इंक्रीज कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, तो वैसे ही आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स अपने काम पर लग जाते हैं,
ठीक है, ये सब नर्व इम्पल्स की वजह से हुआ। तो यही सारी चीज़ें हैं, बता दिया मैंने। केमिकल कंट्रोल के अंदर कुछ कीमो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मेड्यूला में है और पेरिफेरल कैरोटिड और अरोटिक बॉडीज़ के अंदर है। ठीक है, ये 2 जगह लोकेशन है, याद रखिएगा। क्यों हो रही होगी केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन? क्योंकि या तो CO2 का अमाउंट इंक्रीज कर जाए, या तो ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज कर जाए, या फिर हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए, यानी कि pH लेवल कम हो जाए। समझ में आया? क्लियर है? तब हमारा जो केमिकल कंट्रोल है वो एक्टिवेट होगा और उसकी वजह से रेस्पिरेशन को जो है रेगुलेट किया जाएगा। एडजस्ट रेट डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग टू मेंटेन नॉर्मल गैस लेवल एंड pH। तीसरा है मैकेनिकल, जिसके अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे। लंग ओवर इन्फ्लेशन, ये बेसिकली इसको स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, एंड वही सारी चीज़ें हैं। इनहिबिट फर्दर इंस्पिरेशन, ताकि लंग्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको बचाया जा सके। एंड देन हमारे पास है वॉलेंट्री कंट्रोल, इसको हम खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और कॉन्शियस सिग्नल, मतलब हम अपनी मर्जी से भी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्रीद है, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं जब बात कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों में। ठीक है, ये प्रोसेस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, अब ये ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मैं पहले आपको रफली लिख कर दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसका स्टेप्स बताऊंगी। देखो, मान लीजिए कि आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया है ना। अब इनहेल करते ही ये आपके लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स में जाते ही इसका एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ। ठीक है, एक्सचेंज इन ब्लड। ब्लड में जब ये पहुंच जाएगा तो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, और जब ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में टिश्यूज़ के पास पहुंचेगा, इसका दोबारा से एक्सचेंज किया जाएगा, है ना, एक्सचेंज। और एक्सचेंज करके इसको कहाँ भेज दिया जाएगा? इन टिश्यूज़। टिश्यूज़ में यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस होगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। ठीक है, क्यों? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग स्टेप्स के बारे में बात करने वाले। सबसे पहला स्टेप है इनहेलेशन। बहुत आराम से तुम कर लेते हो इनहेलेशन, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, फिर यही सारी चीज़ें हैं। फिर ये कहाँ पहुँचेगा? एल्वियोलाई में पहुँचेगा। फिर डिफ्यूजन होगा ब्लड के अंदर। डिफ्यूजन यानी एक्सचेंज। जो स्टेप्स मैंने अभी अभी लिख कर दिखाए हैं, वही एकदम वही ध्यान रखने हैं आपको। एक्सचेंज होगा ब्लड में, तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये पहुंचेगा। इन एल्वियोलाई ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज, और पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। क्लियर? कौन सा ब्लड स्ट्रीम होगा? वो होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ड्यू टू हायर O2 कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई देन इन ब्लड, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर मूव कर जाएगा। इसके बाद तीसरा स्टेप होगा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना, क्योंकि यहीं लिख देते हो। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर एज डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। ठीक है, ये 2 टाइप्स होते हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं। इन्हीं 2 फॉर्म्स में आप ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी पूरी बॉडी में। क्लियर? तो यहाँ पर बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की। ये भी याद रखना कि मेन यही होता है, 98% के अप्रोक्स ये इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। बाकी का बचा कुचा 2 to 3% ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चलिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा यहाँ पर इन रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन बाइंड करेंगे हीमोग्लोबिन के साथ ताकि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए। ये जो बाइंडिंग होती है, ये बाइंडिंग रिवर्सिबल होगी। याद रखिएगा, HB के साथ अगर मैं O2 मिला रही हूँ तो दिस विल बी इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये HbO2 बना तो लेगा, लेकिन ये वापस टूट भी सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये रिएक्शन है। इसके बाद 97 to 98% मैंने आपको बता दिया है, ये इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाकी का बचा कुचा प्लाज्मा के अंदर घुलाकर उसको मिलाकर ट्रांसपोर्ट करते हो। ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड स्ट्रीम। अब ये ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, इसको आप पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा देते हो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रेवल्स वाया आर्टरीज।
ठीक है, बस टू ऑल बॉडी टिश्यूज़। फिर वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी HbO2 जो तुमने बनाया था वो Hb अलग, O2 अलग, O2 टिश्यूज़ यूज़ कर लेंगे, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर रह जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इन टिश्यूज़ वेयर ऑक्सीजन प्रेशर इज़ लो, यानी PO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो वो देखो, चलो, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू सेल्स फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये पूरा प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इससे भी ज़्यादा आसान है, बस इसमें बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो बाइकार्बोनेट जो कि मेजर है, अप्रोक्सीमेटली 70%, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर होगा दैट विल बी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो 20 to 25% होगा, ठीक है। और तीसरा होगा इन प्लाज्मा जो बहुत ही कम होता है, 2 to 3%, या हम कहें 5 to 6%, इतना जितना बचा वो सब इसमें होगा। तो सबसे पहला है CO2 टिश्यूज़ के अंदर बनेंगे ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जो CO2 है मतलब ऑक्सीजन को यूज़ करके CO2 रिलीज़ किया जाएगा। CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम सेल इनटू टिश्यू कैपिलरीज, ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो एक बार आ गए, फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा 3 प्रकार से, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? एज बाइकार्बोनेट आयन अप्रॉक्सीमेटली 70%, तो ये RBCs के अंदर होगा। सिंपल है, क्या होगा ना, ध्यान से देखो, CO2 H2O के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3, और फिर ये यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन बना लेगा HCO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव। ये हमारे पास रिएक्शन होती है ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट बनाने के लिए, दैट इज बाइकार्बोनेट, ये है। और इसको एक एंजाइम भी कैटालाइज कर रहा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। चलिए, फिर ये जो रिएक्शन ये मैंने लिखी, ये वही रिएक्शन है, और यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व होगा। HCO3 इज ट्रांसपोर्टेड इनटू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर चला जाएगा। दूसरा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, वही चीज़ है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा एंड देन ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली टू हीमोग्लोबिन, ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड तीसरा है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, 7 to 10% लिखा हुआ है, बाकी का बचा कुचा सब प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व गैस इन प्लाज्मा, क्लियर। फिर इनको सभी को लंग्स के पास तक भेजा जाएगा और वहाँ से एक्सहेलेशन होगा। CO2 इज कैरीड वाया वेन्स टू द लंग्स एंड देन उसके बाद इसको CO2 के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट दोबारा से CO2 में निकलेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। एंड CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलाई ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एंड देन इसके बाद पूरा एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी CO2 पूरी तरीके से एक्सहेल कर दिया जाता है। ये स्टेप्स है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के, और यही सारी चीज़ें थी। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लास्ट पार्ट में, जिसमें ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।